नमस्कार। धरा साक्षी टीवी के खास कार्यक्रम परिचय में आप सभी का स्वागत है। और आज इस परिचय की कड़ी में हम आपका जिनसे परिचय कराने वाले हैं, तो फिलहाल हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर लगभग फतेहपुर के खागा इलाके में हैं। और यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रवीण पांडे जी। इससे पहले कि मैं इनसे परिचय कराऊँ आपका, इनके बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ। प्रवीण पांडे जी इस समय जो मेरी नज़र में पर्सनल रुचि के हिसाब से मैं बता दूँ कि प्रकृति को लेकर के जितने जिज्ञासु हैं, जितने संवेदनशील हैं, उतने ही मानवाधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाते देखे जाते हैं। इनको कई बार मैंने जो है सोशल मीडिया पे देखा, कई बार इनके प्रोटेस्ट करते हुए तस्वीरें वायरल हुई। और जो मैं बताऊं अपना निजी अनुभव, तो मेरा 3 से 4 साल पहले मैंने इनके ट्विटर पे एक पोस्ट देखी जिसमें खून से कुछ लेटर शायद लिखे गए थे पीएम ऑफिस के लिए। तो चलिए हम प्रवीण जी से इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे उनके संगठन के बारे में, क्योंकि वो बुंदेलखंड राज्य के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है, वैसे उनका नहीं, काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड इलाका जो है काफ़ी ज़्यादा मेन धारा से पीछे रह गया है, जिसके बारे में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रवीण पांडे जी से बात करेंगे। प्रवीण पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रवीण पांडे जी, जो बुंदेलखंड राज्य की अवधारणा है, जहाँ तक हमारी जानकारी है आज़ादी के कुछ समय तक ये था भी बुंदेलखंड राज्य, जिसके बाद ये बंद हुआ था। तो इस बारे में पहले दर्शकों को थोड़ा सा इतिहास बताइए कि बुंदेलखंड राज्य की परिकल्पना क्यों है, क्यों अभी भी काफ़ी जगह कई संगठन प्रोटेस्ट करते हैं, कई लोगों की डिमांड रही है, कई संगठनों ने भी आवाज़ उठाई है कि बुंदेलखंड की तरक्की के लिए बुंदेलखंड राज्य जो है बनना चाहिए। तो इसके बारे में क्या है, कब ये बंद हुआ और कैसा इसका इतिहास रहा और अभी भी क्या सिचुएशन है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। अंकित जी, किसी भी देश के विकास के लिए जो महापुरुषों की अवधारणा रही है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास हो, उसके लिए छोटी इकाइयों को संविधान में सम्मिलित किया गया, राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक। अब उसके अंतर्गत आज़ादी के 75 वर्षों में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है, उत्तर प्रदेश विश्व का 5वें नंबर का देश हो सकता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। और बुंदेलखंड की जहाँ बात रही, बुंदेलखंड आज़ादी के पहले उसकी एक अपनी ही संस्कृति रही है। और बहुत सारी, जब आज़ादी के बाद रियासतों को मिलाकर राज्यों का गठन हुआ तो बुंदेलखंड राज्य बनाया गया। कामता प्रसाद सक्सेना को मुख्यमंत्री बनाया गया और नौगांव राजधानी बनी। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो बुंदेलखंड को 2 टुकड़ों में कर दिया गया। आधा हिस्सा यूपी में चला गया, आधा एमपी में चला गया। तो बुंदेलखंड की जो संस्कृति रही है, वहाँ का जो इतिहास रहा, पुरातत्व के लोग भी अच्छे से परिचित हैं। और इस भारत देश की जो संस्कृति रची बसी है प्रभु राम ने, उसी बुंदेलखंड की धरती में वनवास काल का 11 वर्ष 11 माह चित्रकूट में रहकर उन्होंने गुजारा। तो उसकी संस्कृति की रक्षा करने के लिए और वहाँ के विकास के लिए जो आज़ादी के 75 वर्ष में पहुँचना चाहिए था, वो दिल्ली से सरकारें वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई। चाहे लखनऊ से यूपी की सरकार रही हो और एमपी की सरकार रही हो, वहाँ का क्षेत्र आज भी 2 राज्यों में पिस रहा है। और केंद्र सरकार लंबे समय से उसको, जब चुनावी समय होता है तो जो भी राजनीतिक पार्टियाँ वादा भी करती रही हैं, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो राज्य गठन की बात लोग भूल जाते हैं। तो मेरे जैसे अनेकों लोग, बहुत सारे लोग बड़े आंदोलन किए। उसमें मैं एक नाम लेना चाहूँगा, स्वर्गीय शंकरलाल मल्होत्रा, जिनकी प्रेरणा से मैं इस आंदोलन में जुड़ा। वो इस समय हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को एक आवाज़ दी, हमें अपने अधिकार की बात करने सिखाया कि किस प्रकार से हम अपने लिए लड़ सकते हैं, अपनी मांग मनवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारा दोहन हो रहा है हमारे पहाड़ों का, हमारी नदियों का, बुंदेलखंड में यूपी एमपी की सरकारें केवल दोहन करने का काम की हैं। इसमें हमारे अपने ही लोग, जो हमारे विधायक सांसद चुन के जाते हैं, उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी रहती है। सभी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सब लोग मिलकर केवल बुंदेलखंड को लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के विकास के लिए आज भी बुंदेलखंड इंतजार कर रहे हैं। तो एक चीज़ और है कि आपने कब सोचा कि बुंदेलखंड राज्य के बारे में, या ये चर्चा आपने कब कॉलेज टाइम से सुनी या कब
समाज सेवा में जब आए कब आपने सोचा कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनने के बाद ही तरक्की कर सकता है, इस क्षेत्र में कैसे? मैं विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयं सेवक हूँ, उसके बाद विद्यार्थी परिषद से रहा। तो समाज के विभिन्न पहलुओं में सोचने का, समझने का उसको जो अवसर मिला वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से मिला। जो मुझे बताया गया, संघ केवल शाखा लगाएगा, लेकिन हम स्वयंसेवक समाज के हर क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। तो बुंदेलखंड जो हमारी मातृभूमि है उसका पिछड़ापन, वहाँ जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी रहे, वहाँ न रोजगार के अच्छे अवसर आज भी हैं, पहले भी नहीं थे, न अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी थे, आज भी वही स्थिति है, कल भी वही स्थिति है। आज़ादी के 75 वर्षों में जो कुछ मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से हम देखते हैं, हम केवल मतदान करते हैं, हमारे हिस्से का जो विकास होना है वो केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का हो रहा है, लखनऊ में रहने वाले लोगों का हो रहा है। जो लोग महानगर में हो रहे हैं केवल उनका ही डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग केवल चुनाव के समय मतदान देने का काम कर रहे हैं। जो हमारे हिस्से का बजट है, हमारे हिस्से का विकास है, वो रुका हुआ है। और विद्यार्थी जीवन से ही मैं इस अभियान से जुड़ा रहा, शंकरलाल मल्होत्रा जी को पढ़ता रहा, उनसे सीखने का अवसर मिला। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया गया। उस समय IIM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करता था। एक राष्ट्रवाद की ज्वलंत प्रेरणा थी, मैं नौकरी छोड़कर उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके लिए काम किया। उसके बाद पूर्व में जिस प्रकार से मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में कोई भी संगठन सक्रिय नहीं रहे, तो अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति का गठन करके पुनः शंकरलाल मल्होत्रा जी ने जिस सक्रियता के साथ आंदोलन को खड़ा किया था, उसको पुनः खड़ा करने का प्रयास हम अपने साथियों के साथ पूरे बुंदेलखंड में ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले बुंदेलखंड के लोगों को एकजुट करने का प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि बुंदेलखंड राज्य की परिकल्पना क्या है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किन जिलों की बात होती है कि जब बुंदेलखंड इलाके की बात होती है? बुंदेलखंड जो सांस्कृतिक दृष्टि से तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा यूपी MP में, तो उस समय 7 जिले यूपी के थे, 7 जिले MP में थे, जिनको बुंदेलखंड राहत कोष दिया गया था। लेकिन उन 14 जिलों के अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं और वैसी संस्कृति से रचे बसे हैं। तो हमारी मांग है इन 14 जिलों के बाद भी कानपुर देहात को जोड़ते हुए, फतेहपुर को जोड़ते हुए, कौशाम्बी का जो जमुना किनारे का क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से विकास की जो इंतजार में है। तो ऐसे क्षेत्र जो बुंदेलखंड के जुड़े हुए भी हैं, क्योंकि बहुत छोटा राज्य की कल्पना भी अच्छी नहीं होती, तो उस राज्य में इतना संपन्नता रहे कि एक अच्छी विधानसभा का गठन हो सके, पर्याप्त जिले हों, जिससे आगे की जो राज्य गठन के बाद की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से हो सके। तो हमारी सरकार से मांग भी है, और हमने पिछले कई वर्षों में देखा भी, आपने भी देखा होगा, लखनऊ में रहते हैं, कि इस विषय पे गृह मंत्रालय ने कई बार सर्वे भी कराए हैं, जो समाचार के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हम लोग को जानकारी भी होती रही है। जैसे वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया, वो एक बड़ी जनसंख्या का परिणाम है। कोई भी राजनीतिक दल होगा, इतनी बड़ी जनसंख्या में जब वो अकेले चुनाव लड़ने जाता है, तो हर क्षेत्र की अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती। गाजीपुर से गाजियाबाद तक इतना बड़ा राज्य कोई भी पार्टी संतुष्ट करने में सफल नहीं हो सकती। तो बुंदेलखंड हमारी मांग है। साथ में अगर उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल और पश्चिम में भी हमारे बहुत सारे साथी लोग आंदोलन कर रहे हैं, 4 भागों में बांट दिया जाएगा तो देश के लिए भी बहुत ही सर्वोत्तम होगा और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी बहुत उत्तम साबित होगा। जिससे कह सकते हैं बारीकी से हिसाब होगा। जी बिल्कुल। जो कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी अपने भाषणों में करते हैं कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास, उसके लिए आपका जो सिस्टम अभी उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री एक DGP काम कर रहा है। जैसे भी छात्रों की बात करें, सारे पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो रहा है। इसके लिए मैं पूरी तरह से जनसंख्या मानता हूँ, इतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी, यही 4 राज्य होते, 4 DGP होते, 4 मुख्यमंत्री होते, तो इस प्रकार से जो रोजगार का मुद्दा है, जो पेपर आउट होने का मुद्दा है,
अन्य राज्यों में इतने नहीं आते, आप भी देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही क्यों आते हैं? तो इतनी ही जनसंख्या का जब 4 डीजीपी 4 मुख्यमंत्री शासन व्यवस्था देखेंगे तो शासन व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अच्छा, वो क्या किस्सा है जब बुंदेलखंड राज्य समिति के सदस्यों की और काफ़ी सारे जो भी पदाधिकारी थे वो खून से लिखे हुए पोस्टर वगैरह वायरल हुए थे, जब वो आप लोगों ने भेजा था, उसमें क्या हुआ, क्या जी, हम लोग लगातार खून से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी जी से राज्य गठन की मांग कर रहे हैं। अब तक बुंदेलखंड के सभी, उनसे कोई जवाब मिला? अभी तक कोई किसी प्रकार से जवाब नहीं आया। अब तक हमने 34 बार सभी जिलों से पत्र उनको भेजे हुए हैं पीएमओ में, लेकिन जिस प्रकार से 2014 के चुनाव के पहले का समय था, मोदी जी झांसी की रैली में राज्य गठन के लिए उमा भारती जी ने वहाँ से घोषणा की कि अगले 3 सालों में बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा। उसके बाद भी कई बार उन्होंने राम राजा सरकार की कसम खाते हुए बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात कही। उससे पहले जब अटल अडवाणी जी थे, जब भी बुंदेलखंड आए, छोटे राज्य के समर्थक थे, उन्होंने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड बनाया भी, लेकिन मालूम नहीं हमारे बुंदेलखंड से क्या कमी रह गई, वो बुंदेलखंड राज्य बनाना भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा से प्राथमिकता रही है, लेकिन बुंदेलखंड के साथ इन लोगों ने भी सौतेला व्यवहार किया। अभी मौजूदा समय में आपकी जो बुंदेल राज्य समिति है वह लगभग कितने जिलों में कार्यशील है और क्या प्रयास आप लोग अभी कर रहे हैं? बुंदेलखंड के सभी 16 जिलों में हमारी समिति काम कर रही है। साथ ही अन्य सामाजिक लोग जो पर्यावरण की दृष्टि से काम कर रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि बुंदेलखंड का जो गौरवशाली इतिहास है उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्य बनने के बाद भी हमको अपने राज्य को सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ाना होगा, तो उन सभी बिंदुओं पर हम लोग अभी से काम कर रहे हैं। उन सारे लोग को जो खुद को अकेला महसूस करते हुए समाज के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन सबको एक सूत्र में बांधकर हम लोग प्रयास में लगातार हैं कि हमारा राज्य बने और राज्य के साथ साथ हमारी संस्कृत धरोहर, हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। इस मुद्दे पे, बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे पे आपने किसी राजनीतिक पार्टी से या किसी बड़े समूह से कोई सहायता पाई है या कोई वादा पाया है कि वो ऐसा कुछ करेंगे? किसी प्रकार से किसी का सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन महोबा के जो सांसद रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, वो सदन में 7 बार राज्य निर्माण की मांग को उठाने का काम किया है और उनके अलावा अन्य किसी सांसद ने उनका सदन में समर्थन नहीं दिया। तो हम लोग लगातार उन सांसदों से भी मिलकर मांग करते रहे कि आप सभी लोग पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी का समर्थन करिए, लेकिन कभी वो साथ में खड़े होकर सदन में अगर मांग करते तो हो सकता है कि ज़्यादा प्रभाव पड़ता प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में। अच्छा, इस अनदेखी की वजह क्या लगती है? मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां केवल सत्ता में बने रहने का प्रयास करती हैं, उनके लिए विकास दूसरे नंबर में वो देखते हैं, और विकास की जब बात करते हैं उसमें भी जो इनके सांसद या विधायक होते हैं वो फिर अपना विकास देखते हैं। मोदी जी को लगता है, योगी जी को लगता है हमने जो योजनाएं तैयार की, बटन दबाई, सीधे इम्प्लीमेंट हो गया। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से गांधारी की आंखें थी लेकिन राजपाट चलाने के लिए उन्होंने आंखों में पट्टी बांध दिया था, उसी प्रकार से वर्तमान समय में शासन तंत्र चल रहा है। गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। अच्छा, जिस बुंदेलखंड राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं तो क्या जैसा विचार बना रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी मौजूदा समय चुनौतियाँ क्या देखती हैं? सबसे बड़ी चुनौती क्या है जनता के लिए? सड़कें ना होना या बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना, या क्या सबसे ज़्यादा समस्या है? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तो ये समस्या नहीं है, लेकिन मैं सबसे बड़ी लेकिन जो मौजूदा सरकार है या अभी इसके पहले की उनकी सरकार ही थी, तो उन लोगों ने कई बार प्रयास किया कि बुंदेलखंड बोर्ड भी बनाया, विकास बोर्ड बनाया, उसमें अच्छा खासा फंड दिया, अभी नल जल योजना शुरू की। तो आप लोग का क्या है कि आप लोग काफ़ी बूथ लेवल पे और काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र तक आपकी पहुँच होती है, तो ऐसे में जो आप लोग विजिट करते हैं या जो आपके कार्यकर्ता पहुँचते हैं, तो वहाँ से क्या आउटपुट आता है? क्या ये योजनाएँ वहाँ जमीनी स्तर पर पहुँची समझा? अंकित जी, जमीनी स्तर पर जैसा कि हम लोग तो जाते हैं, आप लोग भी बार बार जाते ही रहते हैं, देखते होंगे, ये केवल जितनी योजनाएं हैं अखबार के पन्नों में, बड़े विज्ञापनों में ही अच्छी लगती हैं। जमीनी स्तर पे जो हकीकत है वो कुछ और ही है। आप देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की, सड़क की,
जल के लिए आप इस समय गर्मी का मौसम है, गांव में स्थित देख लीजिए, नल की अभी सप्लाई हुई नहीं, जो कंपनियां लगी थी वो भी आधा अधूरा काम छोड़ के जा चुकी हैं। मैं बुंदेलखंड का सबसे बड़ा जो मुद्दा मानता हूँ, अगर यहाँ के युवाओं को अवसर मिलेगा, इनकी अच्छी शिक्षा होगी, इनको अच्छे रोजगार मिलेंगे, तो स्वयं को डेवलप कर पाएंगे, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर पाएंगे। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तो लंबे समय से विषय रहे ही हैं, लेकिन आज के समय में जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, लेकिन हमको रोजगार के जो अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए है। अभी मौजूदा समय में लोकसभा के इलेक्शन हुए, इसके परिणाम भी आए, नई सरकार बनी, फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो इसके बाद अभी आपके संगठन का क्या प्रयास रहेगा? नए सिरे से शुरू करेंगे, कैसे करेंगे, या पुराने कुछ आपने जो पहले से ही अपना में दे रखे हैं, बहुत सारे विभागों में बहुत जगह जहाँ भी लेकर दे रखे हैं, उनको परस्यू करेंगे? कैसे, क्या है आप लोग की आगे की प्लान? आप तो सीएम से मिलेंगे, पीएम से मिलेंगे, कैसे? क्योंकि आपने कई बार लेटर लिखे, जवाब नहीं आया, तो अभी आगे के लिए क्या प्लान है आपकी बुंदेलखंड राष्ट्र समिति का? तो आप लोग कैसे अपने उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ेंगे? हम बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के लिए लगातार पूर्व की बात आगे भी सक्रिय रहेंगे, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने एक जनादेश अभी दिया है, उत्तर प्रदेश में एक तरह से ये वार्निंग है कि अगर आप वादे करके भूल जाते हैं तो उसके खिलाफ जनता आपको वोट के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। ये मानते हैं आप कहीं ना कहीं लोकल मुद्दों की अनदेखी हो? हाँ, बिल्कुल अनदेखी हुई पूरी तरह से। क्योंकि अगर मौजूदा सरकार में को आप संदेश देना चाहेंगे तो क्या होगा कि बुंदेलखंड राज्य के लिए अगर आपको देने का मौका मिले तो वो कैसे कर सकते हैं? इस पर वो योजना कैसे बना सकते हैं? जिस प्रकार से राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन केवल नेहरू जी ने किया था, उसके बाद से राज्य गठन आयोग का गठन ही नहीं हुआ, तो मैं वर्तमान मोदी जी की सरकार से ही मांग करता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाते हुए बुंदेलखंड के साथ साथ अन्य राज्यों की भी मांग बराबर चलती रही, चाहे विदर्भ हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, तो उन सब पर अगर मोदी जी की नज़र पहुंचेगी तो राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से मोदी जी हर क्षेत्र से जुड़े भी रहे हैं, तो उनको मालूम भी है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से बहुत लाभ होगा, देश के डेवलपमेंट में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। अब कोई भी वजह है, जो भी वजह है, उस वजह को तोड़ते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाते हुए छोटे राज्यों को वरीयता देना चाहिए, जो भाजपा का जनसंघ के समय से मैनिफेस्टो में रहा। लेकिन समय के साथ सत्ता में आने के बाद राजनेता में जैसे पहले भी कहा कि भूल जाते हैं, तो अपने वादा को अगर निभाएंगे तो जनादेश इस बार कम मिला है, तो भविष्य में पुनः इनको जनादेश अच्छे से मिलेगा। अच्छा, अभी तो ये बुंदेलखंड राज्य की बात, अब थोड़ी सी आपकी बात भी कर लेते हैं। ये कुछ तरीके आपके अलग होते हैं प्रोटेस्ट के, काफ़ी क्रांतिकारी तरीके होते हैं, ये कैसे है? महापुरुष अभी आपने देखा जैसे पंजाब वाला प्रोटेस्ट चल रहा था, कई जगह चला, कई जगह अराजकता हो जाती है, कई जगह लोग भड़क जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ मैंने कई प्रोटेस्ट देखे, कई जगह कवर भी किया, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सांकेतिक तरीके से, बहुत ही संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट अगर आप लोग कर रहे हैं, तो ये कैसे? हम सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमारा जो भी प्रोटेस्ट होता है, हमारा ये मानना है हमारी वजह से किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग सड़क के लिए सड़क पर बैठे, तो अब अगर हम जाम लगा देते तो हो सकता है कोई मरीज हो, हमारी वजह से अगर फंस जाए, तो समय से ना पहुंच पाए अस्पताल, तो हमें ही तकलीफ होगी। हमारी मांग भी जायज़ है, लेकिन हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये भी हम सबका प्रयास रहता है। और जहाँ भी हमारे लोग किसी प्रकार की आंदोलन करते हैं, तो हमारी पूरी टीम पहली वरीयता यही रहती कि हमारी वजह से किसी भी प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था का जो नियमावली है उसको पालन करना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हमको अपनी मांग रखनी है।